बिहार नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा गरीबों का प्रदेश, अपराधियों का गढ़, बेलगाम भ्रष्टाचार और बेरोजगारों का नस्ल। और अगर आपके दिमाग में ये सब आया तो शायद आप गलत नहीं। हमारा खातिर तो पूरा बिहार में गरीबी मुद्दा बा, हमारा खातिर पूरा बिहार में पढ़ाई मुद्दा बा, हमारा खातिर पूरा बिहार में बेरोजगारी या पलायन मुद्दा बा। लेकिन रुकिए, आप पूरी तरह सही भी नहीं, क्योंकि इस मिट्टी ने नालंदा की प्राचीन इमारतें दी, मिथिला के रंग बिरंगे चित्र दिए, विक्रमशिला की गाथा रची, सांची का स्तूप बनाया, शून्य की खोज की और बुद्ध के धम्म को विश्व में फैलाया। राजेंद्र प्रसाद से लेकर भारत की सत्ता को हिलाने वाले डॉक्टर जयप्रकाश नारायणन तक और आने वाले कई दशकों तक राजनीति को नई मायने देने वाले व्यक्तित्व का जन्म बिहार की इसी पावन पर हुआ। और अगर गिनते रहे तो शायद शब्द कम पड़ जाए, क्योंकि आदिकाल से इस मिट्टी ने कई सपनों को बनाया है, संवारा है और निखारा है। पर बीते वक्त ने बिहार के गौरव को क्यों उससे छीन लिया, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, जहां इतिहास की गूंज, आंकड़ों की सच्चाई और बिहार के अटूट वापस मिलकर एक ऐसी कहानी बुनती है जो गौरव, पतन और पुनर्जन्म की कहानी है। ये कहानी है उस मिट्टी की जो कभी विश्व में ज्ञान का केंद्र हुआ करती थी और आज फिर से अपनी कोई पहचान पाने की जद्दोजहद। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य जो न सिर्फ जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है, बल्कि इसका इतिहास, सभ्यता और विरासत अपने आप में अनोखी है। 2021 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 12.4 करोड़ से अधिक है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 10% है। यह वही धरती है जहां गंगा, कोसी, सोन जैसी नदियां जीवन देती है और जहां मगध, मिथिला और वैशाली की कहानियां आज भी गूंजती हैं। लेकिन यह भी सच है कि बिहार का नाम आते ही लोगों के दिमाग में आज भी गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन ही आता है। पर सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ तकदीर का खेल था या फिर पुरानी नीतियां और फैसले इसके लिए जिम्मेदार हैं? सोचिए, एक समय था जब बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत में ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। आपने ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय का नाम तो जरूर सुना होगा, पर शायद आप भूल रहे हैं कि ये वही मिट्टी है जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां दुनिया भर के स्कॉलर्स रिसर्च करने आते थे। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। यहाँ बौद्ध धर्म, गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। यहीं पर चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जिसने विश्व में अर्थनीति की नींव रखी। यही सम्राट अशोक ने शांति का संदेश दिया, जिसने विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। लेकिन बदलते वक्त और इतिहास ने हमारी संस्कृति और विरासत को धूमिल कर दिया। अंग्रेजों का आगमन और शुरू हुआ बिहार का पतन। 1793 का परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसने जमींदारी प्रथा को जन्म दिया, जहां जमींदार बन गए मालिक और किसान बन गए सिर्फ मजदूर, वो भी अपनी ही जमीन पर। ब्रिटिश ने रेवेन्यू तो लिया, लेकिन किसानों की हालत और खस्ता कर दी। कोई सिंचाई नहीं, कोई राहत नहीं। 1943 के बंगाल अकाल के दौरान बिहार की ग्रामीण आबादी भूख से तड़पती रही। इतिहासकारों के अनुसार इस अकाल में लगभग 20 से 30 लाख लोग भूखे मरे और कई तो बीमारी से मरे, जिनमें बिहार के कई हिस्से शामिल थे। उस समय बिहार में केवल 2% खेतों में सिंचाई की सुविधा थी और ब्रिटिश सिर्फ देखते रहे। यह वही पल था जहां बिहार की समृद्धि की डोर टूट गई और शुरू हुआ एक लंबा अंधेरा। लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद आजादी के बाद हमारा गौरव फिर से वापस मिल जाएगा, और यह सपना शायद सपना ही रहा। 1947 के बाद बिहार ने कुछ और ही देखा। अंग्रेज तो चले गए, पर अपनी मानसिकता शायद इस मिट्टी में हमेशा के लिए छोड़ गए। जहां एक और देश स्वर्णिम योजनाएं बनाकर भारत को एक डोर में बांधने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर बिहार में जातिवाद, अशिक्षा और गरीबी के जाल में फंसता जा रहा था। जहां ऊंची जाति के लोगों ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े दलित समाज को उनके वास्तविक हक से वंचित रखा, चाहे वो सत्ता में हो, शासन में हो, प्रशासन में हो, इनकी हिस्सेदारी प्रबल थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त लगभग 74% अधिकारी ऊंची जाति से आते थे। इसके अलावा बिहार में शैक्षणिक संस्थानों में भी भेदभाव था। नतीजतन केवल 4% अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लोग ग्रेजुएट स्तर तक की पढ़ाई पूरी कर पाए। 1970 के दशक में बिहार की साक्षरता दर केवल 23.1% थी, जबकि अगर राष्ट्रीय औसत की बात की जाए तो वो 34.5% थी। 1960-70 के दशक में बिहार में केवल 12% गांवों में बिजली थी और इस दौर में
बिहार की राजनीति में दो ऐसे नेताओं ने अपनी छाप छोड़ी जिन्होंने राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्पूरी ठाकुर और जगन्नाथ मिश्रा। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक कहा जाता है, एक नाई समुदाय से आए और बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। 1970 में पहली बार और फिर 1977 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1978 में पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण लागू करवाना, जिसने बिहार में सामाजिक न्याय की नींव रखी। कर्पूरी की सादगी और गरीबों से जुड़ाव उन्हें जनता का नेता बनाया, लेकिन उनकी नीतियों ने ऊंची जातियों में विरोध पैदा किया। दूसरी ओर जगन्नाथ मिश्रा एक ब्राह्मण परिवार से थे। 1975, 1980 और फिर 1989 में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने शिक्षा और प्रशासन में सुधार पर जोर दिया, जैसे पटना विश्वविद्यालय को मजबूत करना और नौकरशाही को व्यवस्थित करना। लेकिन उनके शासन में भ्रष्टाचार के आरोप और जातिगत तनाव भी उभरे। जहां कर्पूरी ने सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ी, वहीं मिश्रा ने विकास और प्रशासनिक स्थिरता पर ध्यान दिया। मगर बदलते वक्त और सामाजिक संरचना ने बिहार की राजनीति को नया मोड़ पर लाया। और यहां से शुरू होता है दो ऐसे नेताओं की रोचक कहानी जिन्होंने बिहार की राजनीति को नया रंग दिया, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। उस वक्त शायद ही किसी ने सपने में सोचा हो कि आने वाला अगले कई दशकों तक बिहार की सत्ता इन्हीं के हाथों में। 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिश के बाद बिहार में पिछड़ा वर्ग और दलित आंदोलन जोर पकड़ा। लालू यादव और रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने ओबीसी और दलित समाज को राजनीतिक रूप से संगठित किया, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को उनका हक और उचित सम्मान भी दिलवाया। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण ओबीसी को मिला। ये वही ओबीसी है जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है बिहार में। इसे बिहार में सामाजिक समीकरण बदले और पहली बार दलित और पिछड़े वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी मिली। पर इसके बाद वक्त आया एक ऐसे दौर का जिसने शायद बिहार को सामाजिक न्याय तो दिया, पर राजनीतिक, आर्थिक और विकास के मामले में हमें बहुत पीछे ले गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल राज की। 1980 से 2005 तक के समय को कई स्कॉलर्स ने लॉस्ट डिकेड्स के नाम से जाना है। उसमें स्टेट फिस्कल का जो डिस्ट्रक्शन हुआ 91 से, अब उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये भी है कि जो बिहार की जो इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चर है, बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग, बहुत कम सर्विसेज। इस दौरान गवर्नेंस तो था, लेकिन बस नाम का। बिहार सचमुच रुक गया था। कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने अपना टर्म पूरा नहीं किया। भ्रष्टाचार पूरी तरह से छा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गया, सड़कें कहीं थी कहीं नहीं, स्कूल तो थे पर टीचर नहीं, अस्पताल मानो दुकान जैसे लगते थे। और आंकड़े की माने 1990 के दशक में जब भारत 4.06 की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि देख रहा था, तब बिहार सिर्फ 0.12% पर था। बस 0.12। रियल प्रति व्यक्ति आय 2005 के राष्ट्रीय औसत का सिर्फ 33% थी। 2003 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय मात्र 7914 रुपये था, जबकि राष्ट्रीय औसत आय 23,222 रुपये। आप मानिए कि 7914 रुपये पूरे साल का इनकम था। बिहार में 2000 में केवल 15% घरों में बिजली थी, यानी कि अगर किसी इलाके में 100 घर हो तो मात्र 15 घरों में ही बिजली जलती थी। और ये सभी सिर्फ संख्याएं नहीं है, और आंकड़े के पीछे एक कहानी है। एक माँ जो अपने बच्चे को दवाई नहीं दे पाई, एक नौजवान जो कभी स्कूल तक नहीं पहुंचा, एक किसान जिसके सपने बारिश के साथ बह गए। पटना के बीपीएल हाउस होल्ड में सिर्फ 6% लोगों के पास बिजली थी, यानी कि अगर किसी इलाके में 100 घर हैं तो सिर्फ 6 घरों में ही बिजली चलती। औसत लैंड होल्डिंग लगभग 0.28 हेक्टेयर थी, मतलब एक फुटबॉल के ग्राउंड से भी कम। बाढ़ के कारण आधी जमीन हर साल बर्बाद हो जाती थी। 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों की शुरुआत की, जहां विदेशी निवेशक देश के अन्य राज्य में निवेश कर रहे, वहीं बिहार आने से कतराते थे। उनका मानना था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, क्योंकि कई सारी सामाजिक और जातीय हिंसा अपने चरम पर थी। जैसे साल 1992 गया में हुई 12 नरसंहार, 1999 में शिल्पी जैन हत्याकांड, इसके अलावा लक्ष्मणपुर बांथे नरसंहार, मियाँपुर नरसंहार, नवादा जेल ब्रेक, उसरी बाजार नरसंहार, शंकर बेगा नरसंहार, भागलपुर बैंक डकैती, नागेश्वर शर्मा हत्याकांड,
बथानी टोला नरसंहार, खगड़िया नरसंहार, नारायणपुर नरसंहार, सुरेंद्र यादव अपहरण कांड, बछेली नरसंहार, इसके अलावा कई ऐसे केस हैं जो कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाए। नतीजतन वर्ष 1991 से 98 के बीच बिहार को सिर्फ 0.10% FDI मिला। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए, अगर किसी विदेशी कंपनी ने पूरे देश में 100 रुपये निवेश किए तो बिहार में सिर्फ 10 पैसे। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि क्यों आज भी हमारे राज्य के लोग दिल्ली और मुंबई और पंजाब जैसे राज्यों में जाकर नौकरी ढूंढते हैं। फिर वक्त आता है 2005 का और आया एक टर्निंग पॉइंट, नीतीश कुमार और उनका सुशासन मॉडल। पहली बार कानून और व्यवस्था पर काम हुआ, सड़कें बनी, बिजली आई, स्कूल खुले। नीतीश कुमार ने 2005 से 2015 तक लगभग 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई, जो पहले के दशकों की तुलना में 10 गुना से अधिक थी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लगभग 51.89% से घटकर 33.76 यानी 33.76% पर आ गई। 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। आर्थिक वृद्धि ने 20% वार्षिक का आंकड़ा छुआ। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। सरकारी नौकरियों में महिला के लिए 35% आरक्षण। इसके अलावा जीविका परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सहायता दी। जीविका ने लगभग 1.2 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा और 2023 तक 10 लाख से अधिक महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी। शिक्षा में सुधार हुआ। मुफ्त साइकिल योजना, मुफ्त पोशाक योजना, मुफ्त शिक्षा जैसी योजनाएं शुरू की गई। 2006 से शुरू हुई ये साइकिल योजना से लगभग 1.4 करोड़ लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू किया और 2010 तक बिहार की साक्षरता दर 61.8% तक पहुंच गई थी। बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। जेपी गंगा पथ जैसे प्रोजेक्ट ने परिवहन को आसान बनाया। बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ। बिजली खपत 70 यूनिट से बढ़ाकर 203 यूनिट की गई। 2015 तक बिहार के 90% गांवों में बिजली पहुंच गई। नशाबंदी नीति, बाल विवाह और दहेज विरोधी अभियान और स्वास्थ्य सुधारों ने बिहार को नई दिशा दी। 2016 में नशाबंदी लागू होने के बाद शराब से संबंधित अपराध में लगभग 20% की कमी आई। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 18% तक पहुंचा और प्रति व्यक्ति आय में दोगुनी वृद्धि हुई। 2023 तक बिहार का जीडीपी 7.57 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो 2005 के 1.13 लाख करोड़ रुपए से लगभग 6 गुना अधिक था। पर इन सब के बावजूद सबसे युवाराज होते हुए भी हम रोजगार नहीं बना पा रहे। 2022 के आंकड़े के अनुसार बिहार का बेरोजगारी दर 17.8% था, जो राष्ट्रीय औसत से 7.5% से कहीं अधिक था। पलायन रुक नहीं रहा है। 2021 में 30 लाख से अधिक बिहारी मजदूर अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन बिहार रुकने वाला नहीं। हाल के वर्षों में बिहार ने आर्थिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति की। स्टॉक मार्केट निवेशकों की संख्या लगभग 679% में वृद्धि हुई और FDI में 14.5 यानी 14.5% की बढ़ोतरी देखी गई। आर्थिक जीज हमारी आर्थिक ताकत को दर्शाता है और बिहार की सबसे बड़ी ताकत इसकी जातीय और सांस्कृतिक विविधता है। बिहार की राजनीति भले ही जाति आधारित रही है, लेकिन यह विविधता ही उसे एकजुट करती है। चाहे वह नीतीश का सुशासन मॉडल हो, तेजस्वी की युवा अपील, चिराग का दलित नेतृत्व या प्रशांत किशोर का नया दृष्टिकोण, बिहार आज एक ऐसे मुकाम पर है जहां हम अपने अतीत को गर्व के साथ अपनाते हुए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और आने वाला अगला विधानसभा चुनाव बिहार के लिए एक अध्याय लिखेगा। यह न केवल एक राजनीतिक लड़ाई है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जहां बिहार अपनी ताकत, एकता और प्रगति को दुनिया के सामने पेश करेगा। बिहार की युवा आबादी जो 58% से अधिक 25 वर्ष से कम उम्र के लगभग 58% लोग इस बदलाव के सबसे बड़े इंसान। बिहार के युवा आज स्टार्टअप शुरू कर तकनीकी में योगदान दे रहे हैं और विश्व मंच पर अपनी छाप। बिहार वो मिट्टी है जहां सपने जन्म लेती है। ये वही धरती है जो बार बार उठ खड़ी होती है। 2500 साल पहले बुद्ध ने यहीं विश्व को शांति का संदेश दिया और आज बिहार फिर से विश्व पटल पर अपनी नई कहानी लिखना है। यह कहानी उस बिहार की है जो अपनी जड़ों से जुड़ा है और अपने भविष्य को गढ़ रहा है। जय बिहार, जय हिंद।